कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, जीत मिलेगी और जीत का मज़ा भी आएगा। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अजय यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल AOI ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान के मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की जो है पूरी संभावना है। तो बिना देरी किए जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इससे पहले कि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। आपके ऑप्शन है ए तुर्की, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी हंगरी, ऑप्शन डी पोलैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तुर्की। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि जो है तुर्की के साथ हुई। और याद रखिएगा यूनान, अगर आपसे परीक्षा में पूछता है कि किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान जो है यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा, तो यूनान का जो ज्ञान विज्ञान है वह यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 2 नंबर का कि रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो आपके ऑप्शन है ए मेजिनी, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी बिस्मार्क और ऑप्शन डी विलियम प्रथम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिस्मार्क। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन जो है बिस्मार्क ने किया था। बात करें हम मेजिनी की तो यंग यूरोप और यंग इटली की जो स्थापना की थी वह मेजिनी ने किया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, यह काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर का कि दास कैपिटल किसकी रचना है। आपके ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स की, ऑप्शन बी लेनिन, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी गांधी। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स की रचना है। और अगर आपसे पूछता है कि दास कैपिटल की रचना जो है वह कब हुई, तो 1867 ईस्वी में जो है दास कैपिटल की रचना हुई। और दास कैपिटल को जो है समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। एक एक पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि हम जो भी पॉइंट बोल रहे हैं वह एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कह सकते हैं कि ये रामबाण है आपके लिए। और उसके बाद हम बात करें लेनिन की, तो लेनिन की मृत्यु जो है 1924 ईस्वी में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद कि रक्त एवं लोह का नीति का अवलंबन जो है वह बिस्मार्क ने किया था, ये तो पहले ही हम बता चुके हैं। उसके बाद बात करें हम गांधी जी की, तो गांधी जी की जो जन्म हुआ था वह 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और बात करें गांधी जी के मृत्यु की, तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को जो है गांधी जी की मृत्यु दिल्ली में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आपसे परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि यंग इंडिया पत्रिका के संपादक जो हैं वह कौन है, तो वह महात्मा गांधी जो है। इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर का कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। आपके ऑप्शन है 1838, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1881 और ऑप्शन सी 1911। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1881। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है वह 1881 ईस्वी में पारित हुआ। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। आपके ऑप्शन है ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी रूस। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वह जर्मनी में हुआ था। अगर आपसे पूछता है कब हुआ था, तो 5 मई 1818 ईस्वी को जो है जर्मनी के ट्रियर नामक प्रांत में जो है इसका जन्म हुआ था कार्ल मार्क्स का। और इन्होंने जो है दास कैपिटल की रचना की थी, इसे हम बता चुके हैं। इसके बाद आपका देखिए ऑप्शन डी दिया हुआ है रूस दिया हुआ है, तो रूस की जो क्रांति हुई थी वह 1917 ईस्वी में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद बात करें हम इंग्लैंड की, तो सबसे पहले मत देने का अधिकार जो है इंग्लैंड को जो है मिला था 1918 ईस्वी में। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर का
कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? आपके ऑप्शन है ए अंग्रेज, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी डच। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे वह पुर्तगाली थे। और पुर्तगाली में कौन थे? तो वास्को डी गामा थे, याद रखिएगा। इसके बाद आपका देखिए ऑप्शन बी दिया हुआ फ्रांसीसी। तो आपसे परीक्षा में पूछता है कि फ्रांस की क्रांति जो है वह कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1789 ईस्वी में जो है फ्रांस की क्रांति हुई थी। एक एक पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि रंपा विद्रोह कब हुआ? आपके ऑप्शन है ए 1916, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1918 और ऑप्शन डी 1919। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1916। रंपा विद्रोह जो है 1916 ईस्वी में हुआ था। और ऑप्शन बी दिया हुआ आपका 1917 ईस्वी। तो 1917 ईस्वी में जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था, इसे आप लोग याद रखिएगा। और 1918 ईस्वी में खेरा आंदोलन हुआ था, याद रखिएगा। और 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये सभी पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न कभी ना कभी, और पूछे जाने की संभावना जो है पूरी है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? आपके ऑप्शन है ए वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड लीटन, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लॉर्ड लीटन। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लीटन गवर्नर जनरल के समय में जो है पारित हुआ। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि G8 की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 1957 में, ऑप्शन बी 1967 में, ऑप्शन सी 1975 में, ऑप्शन डी 1980 में। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1975 में, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? आपके ऑप्शन है ए गया में, ऑप्शन बी राजगृह में, ऑप्शन सी वैशाली में, ऑप्शन डी चंपा में। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राजगृह में। मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी राजगृह में स्थित थी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? आपके ऑप्शन है ए 2.42 लाख किलोमीटर, ऑप्शन बी 1.46 लाख किलोमीटर, ऑप्शन सी 3.88 लाख किलोमीटर और ऑप्शन डी 5.78 लाख किलोमीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1.46 लाख किलोमीटर, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि बिहार का पूरा पश्चिम विस्तार कितना किलोमीटर है? आपके ऑप्शन है ए 483, ऑप्शन बी 4083, ऑप्शन सी 941, ऑप्शन डी 795। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 483। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है? आपके ऑप्शन है ए कोयला, ऑप्शन बी भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन सी सांस्कृतिक विरासत, ऑप्शन डी तांबा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सांस्कृतिक विरासत। भारत का लद्दाख क्षेत्र जो है सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में जो है वो धनी है, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? आपके ऑप्शन है ए मैंगनीज, ऑप्शन बी अभ्रक, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी चूना पत्थर। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मैंगनीज। लोह युक्त खनिज का उदाहरण जो है वह मैंगनीज है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? आपके ऑप्शन है बेतिया, ऑप्शन बी छपरा, ऑप्शन सी मोतिहारी, ऑप्शन डी वाल्मीकि नगर। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वाल्मीकि नगर, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर का कि कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपके ऑप्शन है ए असम, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कर्नाटक में। कहवा का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर का कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि मुंबई एक पतन है। यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है
ऑप्शन सी मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि ये जो भी कथन दिया हुआ है सब का सब सही है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 18 नंबर का कि प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी हरा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पीला। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 19 नंबर का कि गैरेंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है। आपके ऑप्शन है ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 2। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि नेपाल में कितने साल पुराने राजशाही को खत्म कर लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया गया है। आपके ऑप्शन है ए 250 साल, ऑप्शन बी 500 साल, ऑप्शन सी 240 साल, ऑप्शन डी 340 साल। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 240 साल। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं है। आपके ऑप्शन है ए आतंकवाद, ऑप्शन बी क्षेत्रवाद, ऑप्शन सी देश प्रेम, ऑप्शन डी परिवारवाद। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, देश प्रेम। देश प्रेम जो है लोकतंत्र की चुनौती नहीं है, क्योंकि हमारे देश में देश प्रेम तो है ही, यह चुनौती नहीं है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल जो है वह नहीं है। आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रीय जनता दल, ऑप्शन बी बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन सी लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन डी भारतीय जनता दल। तो इसका सही जवाब जो है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी जो है राष्ट्रीय दल नहीं है। इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता दल, ये सभी जो है राष्ट्रीय दल है। और याद रखिएगा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है वह 1980 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा इसे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बिहार की साक्षरता है। आपके ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 47%, ऑप्शन सी 49%, ऑप्शन डी 50%। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 47%। बिहार की साक्षरता दर जो है 47% है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया। आपके ऑप्शन है ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। तारी विरोधी आंदोलन जो है आंध्र प्रदेश से जो है शुरू किया गया। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर का कि 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत में साक्षर महिलाओं का प्रतिशत है। आपके ऑप्शन है ए 54.16, ऑप्शन बी 75.85, ऑप्शन सी 65.38, ऑप्शन डी 53.70। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 53.70। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर का कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। महाभिवियाय प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। आपके ऑप्शन है 15 अक्टूबर 1951 को, ऑप्शन बी 15 सितंबर 1950 को, ऑप्शन सी 15 मार्च 1950 को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 15 मार्च 1950 ईस्वी को। याद रखिएगा योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ये महाभिवियाय प्रश्न है ये भी। और इसके बाद याद रखिएगा कि योजना आयोग का नाम बदल करके जो है नीति आयोग कर दिया गया है। और अगर आपसे पूछता है कि नीति आयोग किस प्रधानमंत्री के समय में किया गया है तो नरेंद्र मोदी के समय में जो है किया गया। अगर आपसे पूछता है कि कब किया गया तो 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। और अगर आपसे पूछता है कि योजना आयोग का काम क्या है तो देखिए पंचवर्षीय योजना बनाने का काम जो है यह योजना आयोग का ही है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। आपके ऑप्शन है ए मुखिया, ऑप्शन बी प्रमुख, ऑप्शन सी सरपंच, ऑप्शन डी बीडीओ। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी प्रमुख। पंचायत समिति का प्रधान जो है प्रमुख होता है।
बात करें मुखिया की तो ग्राम पंचायत का प्रधान जो है मुखिया होता है और ग्राम कचहरी का प्रधान जो है वह सरपंच होता है। ये सभी पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर का कि लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी रहती है। आपके ऑप्शन है ए सैनिक शासन में, ऑप्शन बी गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में, ऑप्शन सी लोकतंत्र में, ऑप्शन डी अधिनायक तंत्र में। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लोकतंत्र में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 29 नंबर का कि आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है। आपके ऑप्शन है ए 100 देशों में, ऑप्शन बी 60 देशों में, ऑप्शन सी 50 देशों में, ऑप्शन डी 150 देशों में। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 100 देशों में। आज दुनिया के लगभग 100 देशों में जो है लोकतंत्र क्या है विद्यमान है। विद्यमान का अर्थ होता है उपस्थित, यानी कि उपस्थित है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। आपके ऑप्शन है ए 1868 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1968 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1878 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1998 ईस्वी में। इस प्रश्न में जो है विद्यार्थी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, तो आज आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा कॉपी में लिख कर कि 1868 ईस्वी में। कहीं कहीं आपको 1968 ईस्वी जो है दिया रहता है, लेकिन दादा भाई नौरोजी जी जो है वह सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 ईस्वी में ही लगाया था, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 31 नंबर का कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। आपके ऑप्शन है ए 1934, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1948 और ऑप्शन डी 1951। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1935 ईस्वी में। हालांकि 1 अप्रैल 1935 को जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। इसके बाद इससे रिलेटेड एक पॉइंट और याद रखिएगा, भारत का केंद्रीय बैंक जो है वह रिजर्व बैंक को ही कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि 1 रुपया का नोट जो है वह वित्त विभाग के द्वारा जारी किया जाता है, और 1 रुपया से अधिक का नोट जैसे 2 रुपया हो गया, 5 रुपया हो गया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, उसके बाद बात करें 500 रुपया की, और जो है तो इन सभी नोट को जो है कौन जारी करता है, तो वह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। और यह भी पूछा जाएगा आपसे कि कागजी मुद्रा कौन जारी करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ही जो है कागजी मुद्रा को जारी करता है। चलिए इसके बाद देखिए 1948 ईस्वी में जो है श्रीलंका आज़ाद हुआ था। कौन आज़ाद हुआ था? श्रीलंका। और बात करें 1947 ईस्वी की, तो आप सभी को पता है कि हमारा भारत देश जो है वह 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जो है वह आज़ाद हुआ था, याद रखिएगा। इसके बाद 1951, तो याद रखिएगा 1951 से 1956 तक जो है पहली पंचवर्षीय योजना जो है वह भारत की चली थी, और 1956 से जो है 1961 ईस्वी तक जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना भारत की चली थी। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है 32 नंबर का कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। आपके ऑप्शन है ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 2। देखिए सेवा क्षेत्र को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 2, एक सरकारी और एक जो है गैर सरकारी, यानी कि प्राइवेट, 2 ही क्षेत्रों में हम बांट सकते हैं। चलिए इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 33 नंबर का कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। देखिए इसे हम पहले पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि योजना आयोग जो है इसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। कब कर दिया गया? तो 1 जनवरी जो है 2015 को जो है कर दिया गया, प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी के समय में। चलिए आपके ऑप्शन है 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी
2015। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 2015। चलिए 1950 ईस्वी की बात करें तो इससे पहले हम बताए थे कि 15 मार्च 1950 ईस्वी को जो है योजना आयोग का स्थापना किया गया था। 1951 से 1956 तक जो है पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। उसके बाद 2005 में जो है क्या चला था, तो 2005 में जो है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कहाँ से? राजस्थान से। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जो भी पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। चलिए इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 34 नंबर का कि साख का प्रयोग होता है। आपका ऑप्शन है ए उपभोग के लिए, ऑप्शन बी विनियोग के लिए, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों। देखिए साख का प्रयोग जो है हम उपभोग के लिए भी कर सकते हैं और विनियोग के लिए भी कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। देखिए इसे हम पहले बता चुके हैं। आपके ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी योजना मंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष जो है वे प्रधानमंत्री जी होते हैं। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है कि वर्तमान में योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है, सॉरी अब आपसे पूछेगा कि वर्तमान में नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 36 नंबर का कि कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए व्यय, ऑप्शन बी आय, ऑप्शन सी पूंजी, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आय। कार्यों के बदले में जो भी पारिश्रमिक मिलेगा हमें वह उसे हम क्या कहते हैं, आय कहते हैं। ये अगर आपसे 2 नंबर में पूछता है तो आप इतना लिख देंगे कि कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे आय कहते हैं, तो आपको 2 नंबर जो है बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 37 नंबर का कि दूर संचार सुविधा नहीं है। आपके ऑप्शन है ए टेलीफोन, ऑप्शन बी संवाद, ऑप्शन सी फैक्स, ऑप्शन डी मोबाइल फोन। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी संवाद। दूर संचार सुविधा जो है संवाद नहीं है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 38 नंबर का कि हॉलमार्क शब्द चिन्ह लोगों किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है। आपके ऑप्शन ए बोतल बंद पेय, ऑप्शन बी बिजली उपकरण, ऑप्शन सी सोने के आभूषण, ऑप्शन डी खाद्य पदार्थ। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सोने के आभूषण। हॉलमार्क शब्द चिन्ह जो है सोने के आभूषण वस्तु की गुणवत्ता का जो है वह प्रमाण है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 39 नंबर का कि आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। आपके ऑप्शन है ए ठंडा पानी डालना चाहिए, ऑप्शन बी गर्म पानी डालना चाहिए, ऑप्शन सी अस्पताल पहुंचाना चाहिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ठंडा पानी डालना चाहिए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 40 नंबर का कि बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बाढ़। बाढ़ क्या है, बड़ी त्रासदियों में से जो है एक है। और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त है, तो उत्तरी बिहार जो है वह बाढ़ से ग्रस्त है और दक्षिणी बिहार जो है वह सुखाड़ से ग्रस्त है। तो ये आपके लास्ट प्रश्न थे। तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 40 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न याद थे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी और बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्त यार प्यार और रिश्तेदार में शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपका 1 भी रुपया नहीं लगता है और बेल आइकन घंटी को दबा करके जो है ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।